दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों बीओ का टेस्ट सीरीज नंबर 6 कवर करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, और इसका पार्ट 2 हम लोग कवर करने जा रहे हैं। याद रखेगा आपके एग्जाम में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से रीजनिंग और मैथ का पोर्शन अगर हटा दिया जाए यानी 30 क्वेश्चन हटा दिया जाए तो आपके जीएस से कुल 90 प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसको दो भागों में बांटा गया, तो 45 क्वेश्चन का 2 सीरीज देता हूं, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 6 का बी वाला पार्ट कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। देखिए एग्जाम की तिथि आ चुकी है और यहां पर सिर्फ हमको आजमाना है। आपने देखा कि जो पहला वाला सीरीज था वो बड़ा ही कठिन था, पार्ट 2 है। ठीक है, इसका तो मैं थोड़ा सा आसान क्वेश्चन भी यहां रखा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और याद रखेगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी है। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो बेशक आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि यूट्यूब पे दोस्तों जहां केवल वीडियो देखने का ऑप्शन मिलता है, वहीं अगर एप्लीकेशन की बात करें तो वहां वीडियो के साथ साथ आपको टेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर एक वीडियोस के नीचे एक टेस्ट दिया गया है उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी आसान होता है कि लगे हाथ आप टेस्ट भी दे पाते हो, जिससे पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो पाई है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को देखिए और जो है टेस्ट भी देना शुरू कर दीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर पेन एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि द्वितीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन कहां हुआ था। देखिए बौद्ध संगीत समिति से पेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता ही आता है। अगर हम बौद्ध काल की बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित 1-2 क्वेश्चन तो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, जिसमें से खास करके बौद्ध संगीत समिति वाला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कुल 4 बौद्ध संगीत समितियां हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीत समिति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब चारों किस किस स्थान पर हुई थी, किस किस राजा के काल में हुई थी, और उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था, और समय, इतनी चीजें पूछी जाती है। तो आप याद कैसे रखोगे दोस्तों? आप याद रखेगा क्योंकि मामला है बौद्ध संगीत समिति का। तो जिस वर्ष महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी यानी 483 बीसी, ठीक है, बीसी मतलब ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, तो 483 बीसी में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, और उसी समय जो है प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन भी किया गया था। तो याद रखेगा प्रथम बौद्ध संगीत समिति 483 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? तो बिहार में राजगिरी के पास में एक सप्तपर्णी गुफा है, उसमें हुआ था। राजगिरी आप याद रखेगा, ठीक है, तो याद रखेगा बिहार में। और अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है जब बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न बनाना होता है तो। ठीक है, किसके समय में? 483 बीसी में अजात शत्रु का समय चल रहा था, अजात शत्रु। ठीक है, तो याद रखेगा अजात शत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीत समिति हुई है। द्वितीय बौद्ध संगीत समिति की बात करें दोस्तों तो ठीक 100 साल बाद 483 में पहला और 383 में द्वितीय बौद्ध संगीत समिति हुई है। और 383 में जो शासन चल रहा था वो किसका चल रहा था? काला शोक का चल रहा था। ठीक है, वैशाली में हुआ था, वैशाली पड़ता है बिहार में, बिहार के वैशाली में यह आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा हुआ है, दूसरा वाला काला शोक और तीसरा वाला अशोक ने कराया था। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीत समिति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र पटना राजधानी बन चुकी थी। ठीक है, वहां पर आयोजित किया गया था। और याद रखेगा मोगलीपुत्तिस यहां पर क्या थे? अध्यक्ष थे, और अशोक के समय में हुआ था। चतुर्थ बंग संगीत समिति जो था दोस्तों वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो वहां पर अश्वघोष और वसुमित्र का नाम आपने सुना होगा, उसको याद रखिएगा। कहा जाता है ये आखिरी वाली बौद्ध संगीत समिति यह प्रथम शताब्दी के आसपास में हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। आपसे पूछ रहा है द्वितीय संगीत समिति, तो आपको याद होगा काला शोक ने कराया था और वैशाली में कराया था। तीसरा वाला पाटलिपुत्र पटना में हुआ था, चौथा वाला कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, पहला वाला राजगिरी में हुआ था। ठीक है, तो याद रखेगा यहां वैशाली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, लेकिन हड़प्पा की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा कालीन स्थलों में बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और जहां तक मेरी उम्मीद है कि हर एक सेट में एक आध क्वेश्चन मैं यहां से जरूर रखता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए उत्तम जल प्रबंधन की बात करें, उत्तम जल प्रबंधन देखा गया था दोस्तों धौलावीरा से। कहां से? धौलावीरा से देखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर एक जो है नई टेक्नोलॉजी का आप कह सकते हो उस जमाने में, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, बनावली हो, ठीक है, चन्नूदड़ो, किसी की बात कर लेंगे तो सभी में जो सबसे यूनिक स्टाइल में जल निकासी की व्यवस्था की गई थी या जल से संबंधित जो चीजें थी वो आपके कहां पर थी? धौलावीरा में। तो धौलावीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेगा। बाकी दोस्तों परीक्षा में भी पूछता है, जैसे और भी यहां ऑप्शन दे रहा है, एक सेकंड रुक जाइए।
यहां पर और भी ऑप्शन दे रहा है लोथल। लोथल से क्या मिला था, मैंने आपको बताया था, 2-3 चीजें याद रखें जो परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है। जैसे लोथल से बंदरगाह यानी पत्तन मिला हुआ है, पत्तन यानी बंदरगाह, ठीक है, तो उसको याद रखेगा। लोथल से रंगाई कुंड मिला हुआ है, लोथल से कपड़े की छाप वाली डिजाइन मिली हुई है, लोथल से आपका जो है यज्ञ का जो यज्ञशाला होता है वो भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये 3-4 आइटम आप याद रखेगा। इसी तरह से कालीबंगा की बात कर रहा है तो कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला, कालीबंगा आपके राजस्थान में, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत का प्रमाण प्लस भूकंप का प्रमाण कहां से मिला है, तो याद रखिए कालीबंगा से मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लस जो है शिवलिंग की पूजा का प्रमाण भी कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। आलमगीरपुर दोस्तों ये मेरठ के पास में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है आलमगीरपुर, तो इसको भी याद रखेगा, ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला, वही सूती वस्त्र का छाप जो मिला है वो लोथल से मिला है, तो लोथल आप याद रखेगा। बाकी मोहनजोदड़ो को मौत का टीला कहा जाता था, ठीक है, तो याद रखेगा। स्नानागार वगैरह सब यहीं पे था, ठीक है, अन्नागार स्नानागार ये सब, ठीक है। हड़प्पा से आप बाकायदा वाकिफ होंगे, ठीक है, दयाराम साहनी ने सबसे पहले इसकी खोज किया था। कालीबंगा के बारे में आपको बता ही दिया हूं। भारत शासन ने या भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग का गठन कब किया, चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। थोड़ा सा लीक से हटके भी आज क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, क्योंकि जब कभी आप पेपर देते हो तो कई बार ऐसा भी होता है आपके पेपर में कि कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो आप बड़ा कम पढ़ते हो या फोकस नहीं करते हो, ऐसे ऊट पटांग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। उसी ऊट पटांग में से एक प्रश्न यह भी है, ठीक है। जल्दी से बताइए पर्यावरण विभाग कब बना है। देखिए अगर आपका ध्यान 1972 पे जा रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, और 1980 आप याद रखेगा, 1980 में क्या आया था, पर्यावरण विभाग आया था। जितनी चीजें बता रहा हूं सुनिएगा। 1972 की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम याद रखेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1980 में क्या बना था, यह पर्यावरण विभाग बना था। 1973 भी याद रखेगा, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। क्या स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, याद रखेगा। इसके अलावा 1992 तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, ठीक है, वो एक अलग है, आपका इकोनॉमिक्स में आ जाता है, ठीक है। हां आप इस समय कह सकते हो, अगर इन्वायरमेंट की दृष्टि से बात किया जाए तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। आपको याद होगा रियो डी जेनेरियो में जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 1992 में हुआ था। और 2002 में क्या आया था, कल पढ़ाया था, दिसंबर 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था। क्या आया था, जैव विविधता अधिनियम। देखिए मेरा फोकस यही रहता है कि आपको मैक्सिमम चीजें बताई जाएं, ठीक है। हम आपको इतना ज्यादा क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आप समझो, सही गलत का पहचान करना आप सीखो, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में चीजें जरूरी नहीं कि आज मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूं इसे यहां दिया पर्यावरण विभाग, तो जरूरी नहीं कि आपसे पर्यावरण विभाग ही पूछा जाए। आपसे 1972 भी पूछ सकता है, 73 भी पूछ सकता है, 92 भी पूछ सकता है, सन 2002 भी पूछ सकता है। तो याद रखिए, बाद में पेपर में आने के बाद मत कहिएगा कि नितिन सर ने इंडिकेट नहीं किया, बताया नहीं, ठीक है। वैसे मेरा पूरा कोशिश है कि आपको पेपर में जितने भी प्रश्न आए मैक्सिमम प्रश्न जो है मैं फंसाने की कोशिश करूंगा। हालांकि देखिए प्रश्न कोई कैसे फंसाता है, मैं पेपर तो बनाए नहीं हूं, हां लेकिन यह है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वहीं से प्रश्न बनता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और भी चीजें देखिए यहां दे रहा दोस्तों, अनुच्छेद आपने 51A का नाम सुना होगा, स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर मूल कर्तव्यों को लाया गया था। उस मूल कर्तव्य में भी किसके बारे में बताया गया, 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया था, जिसमें बताया गया क्या कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक वातावरण जिसमें वन, झील, नदियां और वन्य जीव जैसी प्राकृतिक संपदा सम्मिलित होती है उसका संरक्षण करे, उसका रक्षण करे, बचाव करे, यह हमारा कर्तव्य बनता है। इसी तरह से दोस्तों आपका अगर राज्य के नीति निषेधक तत्वों की बात करें तो अनुच्छेद 48 क यानी 48A भी इसी तरह से कहता है, करा यह राज्य का कर्तव्य है कि न केवल पर्यावरण का बचाव किया जाए, सुधार किया जाए, बल्कि देश के वनों और वन्य जीवों का भी संरक्षण किया जाए। तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। डुगोंग नाम का समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है, यह क्या है, ठीक है। तो डुगोंग को दोस्तों समुद्री गाय कहा जाता है। मैंने इमेज इसलिए दे दिया कि आप थोड़ा सा उसके प्रति आपको अट्रैक्शन मिले, ठीक है। तो डुगोंग याद रखिए, इसको समुद्री गाय कहा जाता है। समुद्र के अंदर जो शाकाहारी वनस्पतियां होती है उसका सेवन करती है, ठीक है, तो याद रखेगा। हालांकि यह स्तनधारियों में आती है, जिस तरह से ब्लू व्हेल को, व्हेल मछली जो है उसको भी स्तनधारी माना जाता है, उसी प्रकार से यह डुगोंग जो है इसको भी स्तनधारी में गिना जाता है। तो याद रखेगा ये क्या है, स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंधेरी और कार्ले की गुफाएं कहां पर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। चलिए देखिए गुफाओं की बात आती है तो 5-6 गुफाएं हैं, मैं सबका नाम नोट कर रहा हूं, आप जरा याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पहला है अजंता
अजंता की गुफा। मैंने बताया था अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों ने कराया है। कैसे याद रखेंगे? अजंता, जिनको कोई नहीं जानता वो गुप्त है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। दूसरा दोस्तों था एलोरा, ठीक है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया है, ठीक है, और याद रखेगा राष्ट्रकूट ने, ठीक है, राष्ट्रकूट ने, और ये भी आपके महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की बात करें दोस्तों, एलिफेंटा भी दोस्तों कहां पर है? महाराष्ट्र में। इसका नाम एलिफेंटा इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर बड़ी बड़ी हाथियों की मूर्तियां बनी हुई हैं, ठीक है, और इसका निर्माण भी राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया, यह भी महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, अगर कार्ले की गुफा की बात करें, कार्ले, ठीक है, तो कार्ले की गुफा भी कहां पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। कार्ले पड़ता है दोस्तों आपका लोनावला जहां, वहां पर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है दोस्तों कंधेरी भी याद रखिए, ये भी आपके महाराष्ट्र में है, बोरीवली के पास में है, तो याद रखिएगा कार्ले और कंधेरी, ये पांचों गुफाएं कहां पर हैं? ये महाराष्ट्र में है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछता है बाघ की गुफाएं और भीमबेटका की गुफा, ठीक है, तो ये कहां पर पड़ जाता है? ये आपका पड़ जाएगा मध्य प्रदेश में, इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। इतनी चीजें अगर आप याद रखते हैं तो आप परीक्षा में सही कर ले जाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर है? कभी कभी अभियांत्रिकी को परीक्षा में इंजीनियरिंग लिख देता है। क्या लिख देता है? तो आप घबराइएगा मत कि लगता है सर इस बार कुछ नया आ गया, ठीक है। इंजीनियरिंग को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? अभियांत्रिकी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था? तो देखिए पर्यावरण आप ऐसे लिखते हो ना, पर्यावरण, मैंने बताया था, देखो ये नाग बैठा है, इसी से याद कर लेना, ठीक है, कि इसका मुख्यालय कहां पर है, मतलब ये बना कहां पर, इसका हेडक्वार्टर, तो याद रखें नागपुर में बना हुआ, ठीक है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर स्थित है? याद रखें नागपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए, किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा के बारे में आप लोग जानते होंगे, एसिड रेन कहा जाता है। दोस्तों होता क्या है कि गाड़ियों के धुएं जो निकल रहे हैं, जिनसे इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, उसमें भाई धुएं में बहुत सारी गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इस तरह से तमाम गैसें हैं, धूल धक्कड़ हैं। कभी फैक्ट्रियों की चिमनियों से कुछ निकल रहा है, कभी गाड़ी के धुएं से निकल रहा है, कभी जनरेटर से निकल रहा है, ठीक है। तो वो सारे क्या करते हैं, वो सभी जो पार्टिकल्स हैं वो वायुमंडल में जाते हैं, वहां जाकर के तैरते रहते हैं। जब कभी वर्षा होती है तो फिर वर्षा के साथ वो क्या हो जाते हैं? नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इसी को एसिड रेन कहा जाता है। और सबसे ज्यादा एसिड रेन होता है नॉर्वे में। कहां पर होता है? नॉर्वे की राजधानी कहां पर है? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। कहां पर है? ओस्लो है, याद रखेगा। नॉर्वे का पड़ोसी देश है स्वीडन, ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है। वहीं के रहने वाले थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वैसे भी शांति का नोबेल पुरस्कार कहां बढ़ता है? तो याद रखें नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से बांटा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे मुख्य प्रदूषक गैस है? दोस्तों अगर स्पेशली मोटर वाहन की बात करें तो उससे सबसे खतरनाक जो गैस निकलती है, जिसको दम घुटनी गैस कहा जाता है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में आ गया है तो व्यक्ति को मरने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी CO कर लीजिएगा यहां पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो CPU होता है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, वो 3 हिस्सों में बटा होता है। एक ALU होता है, एक CPU होता है, एक MU होता है। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी जो अरिथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन वगैरह करता है उसे ALU का नाम दिया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है, तो याद रखिए यह आपके बनारस में है। कहां पर है? वाराणसी में। ज्यादातर लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत करते हैं, पता नहीं होता इस वजह से, ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय सब्जी अनुसंधान कहां पर है? यह आपके बनारस में है। इसके अलावा दोस्तों जो चावल का क्षेत्रीय अनुसंधान परिषद खुला है, देखिए चावल के मामले में 2-3 बातें याद रखिए, ठीक है। मुख्य वाला जो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहां पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वहां पर है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। अगर भारत में चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये उड़ीसा में कटक पड़ता है, जहां के रहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस जी, वहां है, ठीक है। और अगर हम क्षेत्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय वाला है यहां पर स्थापित, तो वो भी आपके बनारस में हुआ है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया जो खाद होती है दोस्तों, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा एग्जैक्ट जो होता है वो 46 से 47% होता है, ठीक है। तो आप परीक्षा में देखिएगा कोई एक देगा चाहे 46
42 का आंकड़ा दिया होगा, चाहे 47 दिया होगा, तो आप राइट आंसर उसी हिसाब से कर दिया। 46 यहां दिया है, 46 राइट हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखेगा। आगे देखिए, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है? देखिए 8वीं अनुसूची में भाषाओं के लिए स्थान दिया गया है, तो उसमें जो है अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे काम इंग्लिश भाषा में होते हैं, बट अंग्रेजी को हमारी इस 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, बल्कि नेपाली, संस्कृत और उर्दू को शामिल किया गया है, ठीक है। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? जो वायरस होता है उसको किस जगत में शामिल किया जाता है? लिख रहा है कि प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, प्रोटोजोआ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। आजकल कोविड वायरस जो है चल रहा है, ठीक है, कोविड-19 का जो वायरस है ये बड़ा खतरनाक है, इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि वायरस जो होता है ये किस वर्ग में आता है। याद रखें, फिलहाल तो वायरस किसी भी वर्ग में नहीं आता है। कुल 5 वर्ग हैं दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने सुना होगा जीव विज्ञान का पिता कहा जाता अरस्तु को, ठीक है, और अरस्तु ने सबसे पहले जीव जगत को 2 भागों में बांटा था। आगे चल के दोस्तों लीनियस नाम के एक व्यक्ति आया, ठीक है, उन्होंने अपनी एक किताब लिखा सिस्टमा न्यूट्रिया, ठीक है, उसमें जो जीवधारी थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया, जंतु और पादप, 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। इसीलिए लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता भी कहा जाता है। तो आपसे यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछता है। बाकी जो 5 कैटेगरी हैं उसमें से पहला कैटेगरी है मोनेरा, ठीक है, जिसको किंगडम ऑफ मोनेरा कहा जाता है। इसमें याद रखिए प्रोकैरियोटिक वाले जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो आते हैं, केवल और केवल प्रोकैरियोटिक, ठीक है, किसमें? मोनेरा में। और प्रोटिस्टा देखिए नाम स्टार्ट हो रहा है प्रो से, लेकिन प्रोकैरियोटिक यहां पर नहीं होता, यहां पर यूकैरियोटिक आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक कोष की जो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जैसे यूग्लिना वगैरह, वो प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। कवक जगत की बात कर ले तो इसमें फफूंद, कवक ये सब आ जाते हैं। पादप जगत की बात कर ले तो केवल पेड़ पौधे जो हैं वो सब आ जाते हैं। जंतु जगत की बात कर ले तो जो हम लोग हैं ये जंतु जगत में आते हैं। तो ये मुख्य रूप से 5 कैटेगरी है, यहां से भी प्रश्न आते हैं। याद रखिएगा, प्रो से प्रोकैरियोटिक मत करिएगा, प्रोटिस्टा वाले में यूकैरियोटिक है और मोनेरा वाले में प्रोकैरियोटिक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों ग्रीक और आर्मिक लिपि में प्राप्त हुआ है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए है क्योंकि आप में से ज्यादा बच्चे इसको याद नहीं कर पाते। याद रखेगा, ग्रीक और आर्मिक लिपि की बात करें तो यहां पर शाह ए कुना जो दे रहा है, जो अफगानिस्तान में मिला हुआ है वो है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया हूं इसलिए ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो दोस्तों उसके लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है दूध के लिए, याद रखिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। और ऑक्सीटोसिन को याद रखिए प्रेम या आलिंगन का हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, किसी भी तरह के स्तन में दूध के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अवमूल्यन का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, अव माने होता है कम हो जाना, मूल्यन माने मूल्य, यानी मुद्रा का मूल्य जब कभी कम हो जाता है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। भाई क्यों अवमूल्यन कहा जाता है? सुनिए, जैसे अगर मान लूं मैं कि $1 बराबर कितना है इस समय, मान लीजिए 70 रुपए के बराबर है $1, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति $100 हमारे देश में खर्च करना चाहता है, इसका मतलब आप 70 के आगे क्या करिए, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, मतलब हमारे देश में 7000 रुपए क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। अगर मैं यही आपसे कहूं कि भारत अपनी मुद्रा का मूल्य जो है वो कम कर लेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों? अगर मुद्रा का मूल्य कम करेगा, ठीक है, तो याद रखिए बाहरी व्यक्ति ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए सोचेगा। क्यों? क्योंकि उससे डॉलर का जो मूल्य होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। लोग तो ये समझेंगे ना, जैसे मान लीजिए कहीं की मुद्रा का मूल्य कम हो जाए तो आदमी चला जाता है वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सस्ता हो जाता है चीजें, ठीक है, उस देश में चीजें क्या हो गई, सस्ती हो गई, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों अवमूल्यन का तात्पर्य जो है वो ये है, कोई देश अवमूल्यन करता कब है? मान लीजिए हमारे यहाँ सामान वगैरह बहुत ज्यादा नहीं बिक रहा है, हमने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। अवमूल्यन कर दिया मतलब अपनी ही मुद्रा में कमी ला दिया। इससे क्या होता है, जो विदेशी लोग होते हैं वो खूब इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं और फिर से चीजें बैलेंस होने लगती हैं। तो यहां पर पढ़ लीजिए, ऑप्शन क्या है, करा अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटा देना, सही अवमूल्यन कहलाएगा, ये तो सही है। दूसरा लिख रहा है स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी नहीं होता है, स्वदेशी मुद्रा के बदले नई मुद्रा जारी करना गलत। पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरे के कंपैरिजन में अपनी मुद्रा का मूल्य क्या कर देना, घटा देना, क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है, ठीक है। समय समय पर बहुत सारे देश अवमूल्यन करते रहते हैं, सबसे ज्यादा अवमूल्यन कौन करता है, तो चीन करता है, ठीक है। लालची आदमी करेगा ही करेगा। आगे देखो, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है।
ग्रेसम का जो नियम था दोस्तों, देखिए ग्रेसम की पूरी एक कहानी है, ठीक है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ग्रेसम, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक महारानी ने उनसे कहा कि कुछ समस्या थी उनके राज्य में। हुआ क्या कि महारानी ने नई मुद्रा जारी किया, ठीक है। फिर भी देखा कि मार्केट में नई मुद्रा चलन में नहीं है, पुरानी मुद्रा ही चल रही है। महारानी ने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है भाई नया मुद्रा अगर लॉन्च किया गया तो मार्केट में दिखना चाहिए ना, ठीक है। तो ग्रेसम को इसके लिए कहा गया। ग्रेसम ने पता किया और ग्रेसम ने बताया कि हर व्यक्ति की एक आदत होती है, आपकी और हमारी भी आदत है कि हम लोग जब कभी कड़ी नोट पाते हैं ना तो उसे रख लेते हैं जेब में, उसे खर्च नहीं करते हैं। और जो पुरानी नोट होती है सबसे पहले उसको खर्च करते हैं। मतलब अच्छी चीजों को अडॉप्ट करना और खराब चीजों को अपने से दूर ले जाना, ये एक व्यक्ति के अंदर क्या होती है, ये मतलब सभी के अंदर होता है, ठीक है। तो वही यहां पर लागू होता है और यही ग्रेसम का नियम है। याद रखें, मुद्रा के प्रचलन के लिए इनका नियम आया था, इसलिए याद रखेगा परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा ग्रेसम का नियम। बंद अर्थव्यवस्था से क्या आप समझते हैं? देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है आप जो है सब कुछ का उत्पादन खुद से कर रहे हैं, उपभोग खुद से कर रहे हैं, कोई चीज आपको न विदेश से मंगाने की जरूरत है ना कहीं पर भेजने की जरूरत है। मतलब ना तो आप इंपोर्ट करते हो ना तो आप एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है। खरीद मतलब आप डिपेंड ही नहीं हो किसी पे, ठीक है। आप किसी पे निर्भर नहीं हो, सब चीज आप कर लेते हो, यानी तभी आपकी इकोनॉमी कैसी हो पाएगी, क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगा, यानी आयात निर्यात जब बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो आप, ये आसान क्वेश्चन है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन जी। इन दोनों लोगों ने मिल करके ये मानव विकास सूचकांक जो है वो डेवलप किया है, ठीक है। आगे देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण को दोस्तों क्या बोला जाता है? इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी देश हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है और हमारे देश की कोई कंपनी तो बाहर जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। मतलब दरवाजे बिल्कुल खुले हैं देश दुनिया के लिए, यही वैश्वीकरण है, यही ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। आप पढ़ लीजिए, कर अर्थव्यवस्था का एकीकरण गलत है, वित्तीय बाजार का एकीकरण गलत है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण कर देना, मतलब जो हमारी चीजें हैं वो बाहरी वालों के साथ एक टचअप बना लेना, ये वैश्वीकरण है, ये तो बिल्कुल सही है, यही होता है, ठीक है। तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का काम करता है, वह कण कौन सा है? तो याद रखें, न्यूक्लियन को बांधे रखने का काम कौन करता है? वैसे न्यूक्लियन, अगर न्यूक्लियस की बात करें दोस्तों तो न्यूक्लियस में जो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, जो न्यूक्लियस को बांधे रखता है वो कौन है? वो होता है मेसान। एक स्पेशल कण है मेसान, ठीक है, याद रखिएगा मेसान इसको बांधे रखने का काम करता है, ठीक है। मेसान को लेकर के दो अलग अलग थ्योरीज आती है दोस्तों, जहां परीक्षा में प्रश्न भी पूछता है। एक तो पूछता है मेसान के कण की खोज किसने किया था, ठीक है। तो ज्यादातर जगहों पे लिखा हुआ है कि होमी जहांगीर भाभा जी ने किया था, जो कि एक भारतीय व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। कई जगह पर एक और नाम मिलता है दोस्तों कि 1949 का नोबेल पुरस्कार मेसान के कण के खोज के लिए दिया गया था युकावा को। क्या नाम था? युकावा, ठीक है, युकावा को दिया गया था। तो ये प्रश्न भी आता है, ठीक है। तो परीक्षा में आप देखिएगा आपसे क्या पूछा जाता है, जैसा ऑप्शन रहे वैसा आप जो है क्लियर करिएगा, ठीक है। ब्लैक पर्वत कहां पर स्थित है दोस्तों? अच्छा, इतनी जल्दीबाजी में क्वेश्चन मत करिए कि आपसे गलत हो जाए, इतनी जल्दीबाजी में क्वेश्चन मत करिए, इत्मीनान से देखिए। कल मैंने पढ़ाया था ब्लैक फॉरेस्ट, मुझे पता है ज्यादातर लोग गलती करेंगे। कल मैंने पढ़ाया था दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, यानी काला वन कहां पर है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो था दोस्तों वो कहां पर है? जर्मनी में था, ठीक है, जर्मनी में था। और आज आपको पढ़ाया जा रहा है ब्लैक माउंटेन, ठीक है। तो ब्लैक माउंटेन अमेरिका में है, कहां पर है? यूएसए में है, अमेरिका में है ब्लैक माउंटेन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? जनरली पदार्थ की 3 अवस्था सभी को पता होता है, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है प्लाज्मा। ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है चौथी अवस्था होती है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव में रहता है? ठीक है, तो द्रव अवस्था में कौन रहता है? याद रखिए पारा जो होता है दोस्तों ये द्रव में रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी सीसा, निकल, टीन ये नहीं रहता है, तो याद रखेगा, ठीक है। पारा द्रव में रहता है। पारा को दोस्तों HG लिखा जाता है। कभी कभी परीक्षा में आपसे क्या पूछ सकता है? परमाणु क्रमांक भी पूछ सकता है। तो याद रखेगा टीन का परमाणु क्रमांक सबसे आसान है, टीन, टीना, ठीक है। तो टीना याद रखेगा 50 पे है, शतक अर्धशतक पे टीन है। निकल दोस्तों 27 नंबर पे है, 28 नंबर पे निकल है, 28 पे निकल है, फिर जस्ता है, कॉपर जस्ता, ठीक है। तो याद रखेगा सीसा की बात करें तो सीसा आपका 82 पे है और पारा आपका 80 पे है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? जैसे ही दोस्तों तेल आप डालते हो किसी जल
वगैरह में तो आपको पता चलता है कि तेल जो है वो पानी के नीचे नहीं जाता, पानी नीचे रहता है, तेल हमेशा ऊपर तैरता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों? क्योंकि याद रखिए जो तेल होता है दोस्तों, इसमें पृष्ठ तनाव पानी से क्या होता है, कम होता है, इस वजह से। ठीक है, तो वही पृष्ठ तनाव यानी इसके तल का तनाव या पृष्ठ तनाव वो जल से कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। लोलक की काल अवधि क्या होती है? लोलक की काल अवधि। दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैं थोड़ा स्पीड में क्यों चल रहा हूं, क्योंकि पहले वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि 1 घंटे की क्लास थी, 59 मिनट की क्लास है, और दूसरे वाले पार्ट में अगर हम जल्दी से पेपर को एंड नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा? आपको इतने कम समय में कुल 120 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको समय का ध्यान तो देना पड़ेगा ना, तो आप ध्यान दीजिए। ठीक है, करा लोलक की काल अवधि। ठीक है, एक लोलक जानते हैं ना, घड़ी में जो लटकता हुआ लोलक होता है, उस लोलक की बात कर रहा है। ठीक है, जो घूमता है, ठीक है, ऐसे इधर इधर घूमता है, तो याद रखेगा इस लोलक की बात। लोलक हमेशा याद रखे दोस्तों लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है लोलक। ठीक है, कि उसका समय क्या होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। हालांकि जब लोलक की लंबाई बढ़ती है तो याद रखे लोलक सुस्त भी हो जाता है, लंबाई घटती है तो लंबाई जो है लोलक फास्ट भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, हम लोगों ने जनरली पढ़ा होगा इसके बारे में। एक प्रश्न और आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिए आधा होता है हमेशा, 4% अगर आप लंबाई बढ़ाओगे तो आवर्तकाल 2% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप इस तरह के प्रश्न भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड का होता है, क्योंकि 1 सेकंड में इधर जाता है, दूसरे सेकंड में फिर इधर आता है, तो 2 सेकंड का आवर्तकाल होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। एक पुस्तक है 1984, इस 1984 पुस्तक को किसने लिखा था? करंट अफेयर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 1984 जो किताब थी, करंट अफेयर का नहीं है, ठीक है, ये पत्र पत्रिकाएं जहां पर आता है वहां का क्वेश्चन है। तो 1984 के बारे में मैंने बताया था, आप 84 को उल्टा कर दीजिए, यानी 48, पुराना क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो 1948 में इस किताब को लिखा गया था और फ्यूचर के बारे में सोचकर लिखा गया था। ठीक है, तो नाम है किताब का 1984 और इसको लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल जी ने लिखा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तिलैया बांध किस नदी पर बना है दोस्तों? ठीक है, तिलैया। दोस्तों अगर आपको तिलैया ना याद आए तो आपने एक टूरिस्ट स्पॉट का नाम सुना होगा, झुमरी तलैया, सुना है कि नहीं? झुमरी तलैया। ठीक है, झुमरी तलैया ही क्या है वहां पर दोस्तों, याद रखें वहीं पर तिलैया बांध है, जिसको तलैया बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये बनाया गया बांध बराकर नदी पर। किस नदी पर है? बराकर नदी पर बनाया गया है, और बराकर नदी सहायक नदी है किसकी? दामोदर नदी की सहायक नदी है, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। यह प्रश्न भी आपको पढ़ाया गया है कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 लोग शामिल थे। कौन कौन सा? एक पैथिक लॉरेंस था, एक अलेक्जेंडर था, ठीक है, और एक आपका वेवेल हो गया। ठीक है, तो ये 3 लोग शामिल थे, तो याद रखेगा। सॉरी, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, वेवेल के समय में ये लोग आए थे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। तो ये जो ये तीनों लोग आए थे कैबिनेट मिशन में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के बागानों के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है? चाय की खेती की बात कर लें दोस्तों तो सबसे ज्यादा चाय बागान जो हैं वो असम और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपने दार्जिलिंग वगैरह का नाम सुना होगा, दार्जिलिंग टी को दोस्तों जीआई टैग भी मिल चुका है, तो सब याद रखेगा, सबसे ज्यादा जो है चाय का उत्पादन होता है। थोड़ी बहुत मात्रा में दक्षिण भारत में भी होता है, तो भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों अम्लीय मिट्टी की जरूरत पड़ती है, चाय के बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा? ठीक है, यह दायित्व के बारे में पूछ रहा है। अब ज्यादातर बच्चों के बारे में जो मन में आ रहा होगा वो 3 सवाल आ रहे होंगे, 352, 356 और 360। पहली बात तो याद रखें 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है, जो कि आज तक कभी लगा ही नहीं। 356 की बात करें तो यह संवैधानिक तंत्र के विफल होने की बात करता है कि अगर हमारे देश का जो संवैधानिक तंत्र है अगर वो विफल हो जाता है तब की बात करता है। अनुच्छेद 352 दोस्तों बाह्य आक्रमण की बात करता है, लेकिन यहां पर रक्षा करना ना करना वो बात का मामला है। ठीक है, तो यहां याद रखेगा दोस्तों, हाँ ठीक है, हाँ तो ये सही है दोस्तों। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट, यहां मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा, वही अनुच्छेद 352 हो जाएगा। लेकिन याद रखिए रक्षा करने का एक और अनुच्छेद दिया गया 355। एक बार मैं चाहता हूं आप चेक कर लीजिए कि 352 और 355 में क्या चीज है। ठीक है, एक बार आप देखिएगा। वैसे मेरे हिसाब से 355 ही होना चाहिए, क्योंकि
55 में लेकिन एक आदेश जारी होता है। 352 करिए, 352 राइट आंसर है, ये ऊपर गलत लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, यमके गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, कैसे? अच्छा, उस समय जो महात्मा गांधी थे दोस्तों, उनका हरिजन के प्रति बड़ा लगाव था, उन्होंने ही नाम दिया था हरिजन यानी भगवान के लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा। और उनका मानना था कि इनके जीवन में सुधार कैसे लाया जा सकता है, अगर कुटीर उद्योगों से इनको जोड़ दिया जाए, इसलिए उन्होंने चरखा कार्यक्रम भी चलाया। ठीक है, सूत काटना सिखाया लोगों को कि लोग खुद का काम करें। ठीक है, कुटीर उद्योगों से अगर इनको जोड़ दिया जाए तो इनका विकास भी हो जाएगा और आर्थिक रूप से संपन्न भी हो जाएंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, कुटीर उद्योगों का स्थापना करना यह जो है एक सबसे बड़ा टास्क था महात्मा गांधी जी का। 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मुस्लिम लीग जो है वो अलग हो गई थी शुरुआत में। ठीक है, 1907 में अलग हो गई थी, बाद में 1916 में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मजुमदार जी, ठीक, अंबिका चरण मजुमदार, उसमें दोनों का मिलन भी हो जाता है। ठीक है, तो वही देखते हैं कि गलत क्या है। लेकिन महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। सबसे पहली बार राजकुमार शुक्ला की मुलाकात 1916 में महात्मा गांधी जी से यहीं पर हुई थी, तो यह प्रश्न सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच एक मेल स्थापित होता है। हां, तो जो नरम दल और गरम दल अलग हुआ था वो आकर के मिल जाते हैं। ठीक है, अंबिका चरण मजुमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं किया, यह गलत है, अंबिका चरण मजुमदार ने ही इसकी अध्यक्षता किया था, इसलिए तीसरा प्रश्न कथन जो है वो गलत हो जाएगा, वही आपसे पूछा है, तो तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? देखिए, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, मैं बता दूं, कभी भी ये प्रश्न आए तो दो लोगों का नाम फिलहाल आप याद रखेगा, एक नवाब सलीमुल्लाह खां, दूसरा आगा खां। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह और आगा, लेकिन अगर प्रश्न पूछे तो आप बताइएगा नवाब सलीमुल्लाह सही है। ठीक है, अगर आगा खां अलग से दिया है तो आप हमेशा नवाब सलीमुल्लाह को ही टिक करना, आगा खां बाद में जोड़े थे। ठीक है, तो याद रखेगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना इन्होंने किया था। बाकी मोहम्मद इकबाल जो दे रहा दोस्तों, इकबाल के बारे में याद रखें, सबसे पहले पृथक पाकिस्तान की मांग किसने किया था? इकबाल ने किया था, और इकबाल ने ही सारे जहां से अच्छा भी लिखा है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया है, बाद में बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा है? तो याद रखिए आरसी मजुमदार ने कहा है। ठीक है, क्यों कहा है? क्योंकि उनका मानना था कि ये प्रथम नहीं था, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे इस तरह के क्रांति हो चुके हैं। यह जो है भारतीय नहीं था, क्योंकि ये पूरे भारत में एक साथ नहीं चल रहा था, और ना ही यह लड़ाई स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई थी। ठीक है, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा है, तो आरसी मजुमदार आप याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय नेता कौन थे? याद रखें लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली, ये इलाहाबाद से नेता थे। ठीक है, बाद में चल के दोस्तों इनको जो है अलग अलग पदों पर बनाया गया। पहला प्रधानमंत्री जो बने थे कहां के? पाकिस्तान के, वो इनको ही बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। किस मुगल सेनापति भारत में दोस्तों इनको उद्योग मंत्री आई थिंक बनाया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं, वाणिज्य मंत्री। क्या बनाया गया था? वाणिज्य मंत्री। ठीक है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी का पुरंदर की संधि किया है? तो पुरंदर की संधि दोस्तों ये उसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा भेजा गया व्यक्ति था जिसका नाम क्या है? जय सिंह। ठीक है, तो जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि हुई है 1665 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। कालक्रम व्यवस्थित करना आपको, ठीक है, बताना है कौन किस समय में था। ठीक है, तो रजिया सुल्तान की बात करेंगे दोस्तों, तो रजिया सुल्तान गुलाम वंश से बिलोंग करती थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश का शासन 1210 से 1236 तक चला है, और 36 से लेकर 40 तक का शासन किसके बीच में, किसके द्वारा चलाया गया? रजिया सुल्तान के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेगा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो 1320 याद रखिए। अकबर की बात करें तो लगभग 1556 से कहानी स्टार्ट होती है। शेरशाह सूरी की बात करें तो लगभग 1540 से 45। अब आपको खुद समझ में आ जाएगा, आप नीचे से कर लीजिए 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो उल्टा आप देख लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। किसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था? अश्वमेध यज्ञ आप सभी को पता होगा दोस्तों, अगर आपने रामायण देखा होगा तो आपको पता होगा भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था, जिसमें एक राजा जब विजयी हो जाता है हर राजाओं को हरा करके, तो अश्वमेध यज्ञ करता है। जो भी उसके द्वारा छोड़े गए घोड़ा को रोकता है उसको उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता है। और ऐसा किया था किसने? तो याद रखिए प्रवर सेन प्रथम ने। किसने किया था दोस्तों? ये काफी अच्छा प्रश्न है, आप लोग ज्यादा लोग गलत ही करेंगे। तो प्रवर सेन प्रथम का नाम याद रखेगा। ये वाकाटक वंश का शासक था। कौन सा? वाकाटक शासक था, याद रखेगा, प्रवर सेन, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। 1, 2 नहीं, 4 अश्वमेध यज्ञ कराया गया था इनके द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा।
आगे देखिए दोस्तों, चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत दशा का वर्णन किया है, तो देखिए दो चीनी यात्री का नाम अक्सर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, एक फाहियान, एक वेनसांग। ठीक है, तो याद रखिए चंद्रगुप्त, यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य मत कर दीजिएगा दोस्तों, ये गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था, और इसके समय में आया था कौन, फाहियान आया था। कौन आया था, फाहियान आया था। ठीक है, और दूसरा वाला जो आया दोस्तों वेनसांग, तो ह से वेनसांग और ह से हर्षवर्धन, याद रखिए, तो हर्षवर्धन के टाइम में वेनसांग आया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कितने कब किया गया, तो याद रखिए पुनर्गठन किया गया था। देखिए पुनर्गठन की बात करेंगे तो पुनर्गठन जो अधिनियम आया था 1956 में आया था, और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था 1953 में। ठीक है, ये गठन वाला अधिनियम जो आया था ये बाद में आया था 1956 में, तो आप 56 भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी गया है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें जो है जीर्णोद्धार कराया गया झील का, ठीक है, उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ की राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है भाई, हमारे यहाँ सीबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब स्वतंत्र है, तो ये सही हो जाएगा। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, बस यही गलत पता चल गया। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो लोग जो है चुने जाते हैं एमएलए में, ठीक है, एमएलए नहीं एमपी कहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो उसमें जो लोग चुने जाते हैं उनका एक प्रतिनिधित्व करने का जनसंख्या 10, जैसे 10 लाख लोगों के ऊपर एक व्यक्ति का चुनाव होता है, ये तो फिक्स होता है ना, तो इसलिए यहां पर असमान कह के प्रश्न गलत कर दिया, तो पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 2 ही गलत है। वैसे 3, 4 भी पढ़ लीजिए। इस संघबंध में होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी किया गया है। ठीक है, तो आपको उत्तर पता चल गया। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, और डेली इसी तरह से आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है उसे भी आप जो है जरूर देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थोड़ी सी तबीयत थोड़ा डाउन है, इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, थोड़ा सांस फूल रहा है, और आज जो है लाइट नहीं है, तो मुझे लगा कि आपको क्लास दे देनी चाहिए, लाइट के वेट करने के चक्कर में कहीं लेट ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।